विदेश नीति, या फॉरेन पॉलिसी। ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? शायद सूट बूट पहने डिप्लोमैट्स, बंद दरवाजों के पीछे होती बैठकें। या कोई बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय समझौता। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर की बातें हैं। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि आपके हाथ में जो फोन है, उसकी कीमत, घर में इस्तेमाल होने वाला तेल और विदेश यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा, ये सब इसी विदेश नीति से तय होता है। तो आज हम इसी विषय की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या सवाल है वो? कि एक अच्छी विदेश नीति का पैमाना क्या है? इसका जवाब किसी भारी भरकम परिभाषा में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो इस बात में छुपा है कि वो एक आम नागरिक के लिए कितनी कारगर है। क्या वो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रही है? और क्या वो देश को सुरक्षित रखती है? हाँ, वही उसका असली लिटमस टेस्ट है। चलिए इसी लिटमस टेस्ट पर आज की विदेश नीति को परखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये संकट के समय अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच बनती है। कैसे दुनिया के किसी कोने में हुई घटना सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य और जेब पर असर डालती है, और कैसे देश की सुरक्षा के लिए कूटनीति ही पहली और सबसे मजबूत दीवार है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी स्थिति से जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जी। तारीख है 24 फरवरी 2022। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है और अगली सुबह खुद को एक युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ पाता है। सब कुछ बदल जाता है। सीमाएं बंद हो रही हैं, शहरों पर बमबारी हो रही है। तो ऐसे में विदेश नीति कैसे काम आती है? देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि विदेश नीति सिर्फ कागज पर लिखी रणनीतियां नहीं होती। सही बात है। ऑपरेशन गंगा इसी का नतीजा था। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हजारों छात्रों को सुरक्षित निकालना। क्योंकि सीमाएं तो जाम थी, जैसा आपने कहा। हाँ, सीमाएं जाम थीं और लगातार गोलाबारी हो रही थी। यहाँ पर कूटनीति ने वो भी जमीनी स्तर पर काम किया। मतलब? उच्चतम स्तर पर रूस और यूक्रेन दोनों से बात की गई। अच्छा। ताकि लड़ाई में कुछ घंटों का विराम लग सके, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन सके और छात्रों के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोला जा सके। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 2 राष्ट्राध्यक्षों की फोन कॉल तक सीमित नहीं था। जमीन पर इसका क्या असर हुआ? जमीन पर इसका मतलब था कि भारतीय दूतावास के अधिकारी वो अपनी जान जोखिम में डालकर छात्रों तक पहुंच रहे थे। उनके लिए बसें और ट्रेनें अरेंज कर रहे थे। और ये सिर्फ यूक्रेन के अंदर नहीं हो रहा था, बाहर भी। जी। रोमानिया, पोलैंड और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर सीमा पर ट्रांजिट कैंप बनाए गए। मंत्रियों को भी तो भेजा गया था। हाँ, केंद्रीय मंत्रियों को इन देशों में भेजा गया ताकि वहां की सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर छात्रों की भारत वापसी के लिए उड़ानें आयोजित की जा सके। ये एक मल्टी लेवल, मल्टी कंट्री ऑपरेशन था। यूक्रेन तो एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र था। लेकिन तब क्या होता है जब किसी देश में सरकारी रातों रात ढह जाती है? जैसा हमने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में देखा, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। वो स्थिति तो और भी अनिश्चित रही होगी। अफगानिस्तान की स्थिति वो कहीं ज्यादा जटिल और अराजक थी। अच्छा। वहां से लोगों को निकालने के लिए सिर्फ तालिबान से नहीं, बल्कि कई और ताकतों से समन्वय करना पड़ा। जैसे कि? इसमें अमेरिका के सुरक्षित एयरबेस तक पहुंचना, ताजिकिस्तान से मदद लेना ताकि वहां से विमान उड़ान भर सकें, ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना और खाड़ी देशों का सहयोग लेना, ये सब शामिल था। हाँ, और यहाँ ये बात बहुत फैसिनेटिंग है कि ये सफलता ये अचानक नहीं मिली। लेकिन एक सवाल उठता है। स्रोत बताता है कि अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारे संबंध काम आए। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारे संबंध इन देशों से अच्छे न होते तो हम अपने लोगों को निकाल ही नहीं पाते? हमारी आत्मनिर्भरता यहाँ कहाँ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे निर्भरता नहीं बल्कि पारस्परिक निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस के रूप में देखना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस। हाँ, आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। खासकर ऐसे संकटों में ये अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों के साथ सालों से बनाए गए भरोसे और संबंधों का नतीजा था, जिन्होंने अपनी उड़ानों में भी भारतीयों को निकालने में मदद की। बिल्कुल। विदेश नीति में रिश्ते बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन संकट के समय वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया में दोस्त होना कितना जरूरी है। और ये बचाव अभियान सिर्फ कुछ 100 लोगों तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका पैमाना तो बहुत ही बड़ा था। कोविड-19 महामारी के दौरान चलाया गया वंदे भारत मिशन, वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन अभियान था। शायद था ही। बिल्कुल। वंदे भारत मिशन का असली महत्व सिर्फ लाखों लोगों को वापस लाना नहीं था,
इसने दुनिया को भारत की संगठनात्मक क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। ये तो है। जब ज्यादातर देश अपने ही संकट में उलझे हुए थे, तब भारत समुद्र से लेकर आसमान तक लाखों लोगों को घर लाने का अभियान चला रहा था। और इसमें हर तरह के लोग थे, पर्यटक, छात्र, पेशेवर, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि खाड़ी में फंसे मछुआरे भी शामिल थे। ये एक तरह से दुनिया को ये संदेश देना था कि भारत अपने नागरिकों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। जो एक बहुत शक्तिशाली सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। सही कहा। एक और ताजा उदाहरण है 2023 में सूडान का ऑपरेशन कावेरी। हाँ, सूडान वाला मामला। सूडान में गृह युद्ध छिड़ने से लगभग 4000 भारतीय खतरे में पड़ गए। इसके जवाब में रातों रात एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया। सूडान में चुनौती ये थी कि भारतीय एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे और वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और दो गुटों में लड़ाई चल रही थी। हाँ, तो यहां पर जमीन पर मौजूद प्रतिबद्ध अधिकारियों, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पड़ोसियों के साथ अच्छी कूटनीति और सालों से विकसित हुए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं यानी SOPs, उन्होंने काम किया। जब मैं सूडान में फंसे लोगों से बात कर रहे अधिकारियों के बारे में पढ़ रहा था तो एक बात सामने आई। क्या? वे सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं संभाल रहे थे, वे लोगों को फोन पर हिम्मत दे रहे थे जब बाहर गोलियां चल रही थी। वाह! ये विदेश नीति का मानवीय चेहरा है जो फाइलों में नहीं दिखता। ये सब दिखाता है कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। आप एक दिन सामान्य जीवन जी रहे होते हैं और अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। हाँ। और इसी अप्रत्याशितता को लेकर स्रोत में एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है रामायण से। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये तुलना सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि रामायण में भी अंत में जीत के लिए सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, बल्कि सुग्रीव और विभीषण जैसे सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी। क्या आज की विदेश नीति भी इसी गठबंधन धर्म पर चलती है? आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत यही कहता है। जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण ये अनुमान नहीं लगा सकते थे कि मारीच को स्वर्ण मृग समझकर मारने का नतीजा सीताहरण के रूप में निकलेगा, उसी तरह आज के देश भी अनअपेक्षित परिणामों का सामना करते हैं। बिल्कुल। इतिहास हमें सिखाता है कि अनपेक्षित घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। इसीलिए एक समझदार सरकार ऐसी व्यवस्था और नियम बनाती है, ऐसे गठबंधन धर्म निभाती है जो किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हों। तो ये साफ है कि विदेश नीति विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है। लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो भारत में है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब हमें कोविड महामारी ने दिया। अच्छा? जब दुनिया भर में PPE किट, मास्क और वेंटिलेटर की मांग आसमान छू रही थी, तब भारत को भी इन्हें खरीदने के लिए वैश्विक बाजार में उतरना पड़ा। हाँ, और वो एक वैश्विक होड़ थी। और यहाँ आपके कूटनीतिक संबंध ही काम आते हैं कि कौन आपकी जरूरत को प्राथमिकता देगा। और सिर्फ तैयार माल ही नहीं है ना, स्रोत बताते हैं कि भारत में जो वैक्सीन बन रही थी उसके लिए भी दर्जनों अलग अलग देशों की कंपनियों से कच्चा माल मंगाना पड़ रहा था। बिल्कुल। इससे हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता साफ दिखती है। फिर 2021 में जब ऑक्सीजन का संकट आया, वो तो भयानक था। तो भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता विदेशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, कंटेनर और ऑक्सीजन प्लांट का पता लगाना और उसे जल्द से जल्द भारत लाना बन गई। इसका मतलब है कि विदेश नीति सीधा सीधा देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। जी। स्मार्टफोन की कीमत का जिक्र आया था, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, आज हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी चिप कहीं बनती है, स्क्रीन कहीं और उसे असेंबल कहीं तीसरी जगह किया जाता है। तो इन सभी देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते और अच्छे संबंध ही ये तय करते हैं कि वो फोन हमें कितनी कीमत पर मिलेगा। सही बात है। एक भी देश के साथ संबंध बिगड़ने का मतलब है पूरी सप्लाई चेन का टूटना और हमारी जेब पर सीधा असर। और यही बात कुकिंग ऑयल पर भी लागू होती है। वो कैसा है? भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर इंडोनेशिया या मलेशिया अपनी निर्यात नीति में कोई बदलाव करते हैं या यूक्रेन में युद्ध की वजह से सूरजमुखी तेल की सप्लाई बाधित होती है, तो उसका असर सीधे आपकी रसोई के बजट पर पड़ता है। विदेश नीति का काम ऐसी परिस्थितियों में सप्लाई के नए स्रोत खोजना और कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश करना है। तो संक्षेप में कहें तो ये छात्रों को आसान वीजा और विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने में मदद करती है, व्यापारियों को विदेशी बाजारों तक पहुंच देती है और मजदूरों के लिए बेहतर रोजगार अनुबंध सुनिश्चित करती है। सार यही है कि एक व्यक्ति की नौकरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जेब सब कुछ भारत के बाहर हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। इसीलिए विदेश नीति पर होने वाली चर्चाओं को सिर्फ विशेषज्ञों के लिए छोड़ना ठीक नहीं है।
इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि विदेश नीति हमारी जेब और स्वास्थ्य पर असर डालती है, लेकिन इन सबसे ऊपर इसका सबसे बुनियादी काम तो हमें सुरक्षित रखना है ना? जी बिल्कुल। यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू आता है, जिसे स्रोत रक्षा की पहली पंक्ति कहते हैं। बिल्कुल। और भारत के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि हमारी कई सीमाएं पूरी तरह से तय नहीं हैं। यहाँ कूटनीति को रक्षा की पहली पंक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका पहला काम बातचीत के जरिए टकराव को टालना है। लेकिन चीन के साथ 2020 में जो हुआ, उससे तो लगता है कि कूटनीति टकराव को टालने में विफल रही। तो फिर ये पहली पंक्ति कैसे हुई? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कूटनीति का काम सिर्फ टकराव टालना नहीं है, बल्कि टकराव होने पर उसके असर को नियंत्रित करना और अपने हितों की रक्षा करना भी है। अच्छा। 2020 के बाद चीन के साथ संबंधों में जो तेजी से गिरावट आई, वो अप्रत्याशित थी। भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूती से सीमा पर तैनात किया, लेकिन साथ ही साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे, ताकि स्थिति और ना बिगड़े। जी, ये दिखाता है कि सैन्य तैयारी और कूटनीति साथ साथ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ ये एक सफलता की कहानी है, 2015 का भूमि सीमा समझौता। हाँ, इसे अक्सर सिर्फ एक सीमा विवाद के निपटारे के तौर पर देखा जाता है, जबकि इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। उस एक समझौते ने न सिर्फ दशकों पुराने विवाद को सुलझाया, बल्कि पूर्व में सुरक्षा भी बढ़ाई, घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर लगाम लगाई, और सबसे जरूरी, भारत के उत्तर पूर्व के लिए कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोले। ये दिखाता है कि एक अच्छा पड़ोसी आपकी कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के मामले में वहां तो स्थिति बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के मामले में कूटनीति का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करने और उसे अवैध ठहराने के लिए किया गया। उरी और बालाकोट जैसी सैन्य कार्रवाइयों के बाद, हाँ, उन कार्रवाइयों के बाद कूटनीति ने यह सुनिश्चित किया कि दुनिया भारत के पक्ष को समझे और ये माने कि भारत को अपनी आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है। तो ये सैन्य कार्रवाई को एक बड़े रणनीतिक लक्ष्य से जोड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतनी जटिल दुनिया में, जहां दोस्त और दुश्मन तेजी से बदल सकते हैं, भारत अपनी रक्षा जरूरतें कैसे पूरी करता है? स्रोत बताते हैं कि भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया का लाभ उठाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत किसी एक देश या गुट पर निर्भर नहीं है। अच्छा। वो अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छी तकनीक और हथियार अलग अलग देशों से लेता है। राफेल जेट फ्रांस से, अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से और स्पाइस बॉम्ब इजराइल से। हाँ, तो यह हमारी रणनीतिक लचीलेपन और स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है। हम किसी के कैंप में बंधे नहीं हैं। लेकिन आज खतरे सिर्फ सीमाओं पर नहीं है। स्रोत एक नए मोर्चे की बात करते हैं, नैरेटिव वॉरफेयर या विमर्श की लड़ाई। ये क्या है? ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है विचारों, सूचनाओं और धारणाओं के जरिए किसी देश को निशाना बनाना। अच्छा। कूटनीतिक दबाव से हमने पड़ोसियों को तो भारत के खिलाफ काम करने वाले विद्रोहियों को पनाह देने से रोक दिया है। लेकिन अब ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर लड़ी जाती है। बिल्कुल। इसका जवाब देगा, जोरदार और तथ्यात्मक जवाब देगा। स्रोत में इसे पॉलिटिकल हैचेट जॉब कहा गया है, यानी कुछ स्थापित अखबारों और ब्रॉडकास्टर्स द्वारा भारत के लोकतांत्रिक फैसलों को कमजोर करने के लिए किए जाने वाले राजनीतिक हमले। भारत अब इनका जवाब देगा। तो हमने ये सफर एक युद्ध क्षेत्र में फंसे छात्र से शुरू किया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंचे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं, और अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा और विमर्श की लड़ाई की इस जटिल दुनिया को समझा। ये साफ है कि विदेश नीति कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हम सभी से हर पल जुड़ी हुई है। और अंत में हमारे स्रोत एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनौती की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है? भारतीय विदेश नीति का एक बड़ा काम उन बाहरी रणनीतियों को पहचानना और उनका मुकाबला करना है जो भारत की आंतरिक विविधता का, हमारे धर्म, भाषा और जातीयता का, हाँ, इनका फायदा उठाकर हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करती हैं। तो इन ताकतों का मजबूती से मुकाबला करना और दुनिया के सामने भारत का अपना प्रामाणिक विमर्श प्रस्तुत करना जरूरी हो गया है। आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प बिंदु स्रोत में है कि राजनीतिक वोट बैंक अब सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर नहीं है। सही बात है। वे बाहर भी मौजूद हैं, और कनाडा, यूके या अमेरिका जैसे देशों की घरेलू राजनीति
और फिर उनकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये एक नई सच्चाई है जिसे कूटनीति को संभालना पड़ रहा है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत भारत के विमर्श को विश्व स्तर पर मजबूती से आकार देने की बात करते हैं। जी। यह देखते हुए कि आज दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी जुड़ी हुई है, इस वैश्विक विमर्श की लड़ाई में एक आम नागरिक के लिखे एक ट्वीट, बनाए एक वीडियो या शेयर की गई एक खबर की अच्छे या बुरे के लिए क्या भूमिका हो सकती है? सोचने वाली बात है।